नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में हम सूर्यवंश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो सूर्यवंश है ना, ये वास्तव में जब मुग़ल शासन सत्ता चल रही थी उसी बीच में ये एक ऐसा दौर आया था जब ये सूर्यवंश स्थापित हुआ था। मात्र 15 वर्ष के लिए ये वंश स्थापित हुआ था और मुग़ल शासन सत्ता के बीच में ही ये 15 वर्ष के लिए स्थापित हुआ था। और इस 15 वर्ष के जो शासन काल है, सूर्यवंश का जो 15 वर्ष का इतिहास है, उस 15 वर्ष के इतिहास में 5 वर्ष ही महत्वपूर्ण ऐसा वर्ष है जो ऐतिहासिक बन जाता है ना। क्योंकि ये जो शेरशाह सूरी था, सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था, इसके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किए गए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, ऐतिहासिक थे। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंश इतिहास में इसीलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि सूर्यवंश का जो संस्थापक शेरशाह सूरी था मात्र 5 वर्षों तक ही शासन किया था, लेकिन इसके द्वारा जो शासन किया गया वो 5 वर्ष, उसमें इसके द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किया गया वो अपने आप में बेमिसाल है। इसी वजह से इस सूर्यवंश को इतिहास में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इससे संबंधित पॉइंट को हम लोग देखते हैं। पूरा इतिहास हम लोग विस्तृत समझेंगे भी और बीच बीच में कुछ पॉइंट ऐसे मिलते जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सूर्यवंश स्थापित कब हुआ है? तो सूर्यवंश 1540 में स्थापित हुआ है। कैसे स्थापित हुआ, सारी की सारी कहानियाँ, सारा घटना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और पराजित हो करके वो पश्चिमोत्तर में चला जाता है और ऐसे में शेरशाह सूरी को एक मौका मिलता है जिससे वह क्या करता है, दिल्ली और आगरा की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पर स्वयं को शासक घोषित करता है। तो देखिए, अब इस शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको पहले समझ लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो शेरशाह सूरी का जो शासन काल है वो 1540 से 1545, मात्र 5 वर्ष तक का शासन काल है, जबकि पूरा का पूरा सूर्यवंश 15 वर्ष तक रहा है। उसमें से 5 वर्ष किसके नाम है? शेरशाह सूरी के नाम है। इस शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो 1490 ईस्वी में है। ये कोई एक्चुअल डेट नहीं है क्योंकि शेरशाह सूरी के जन्म से संबंधित जो तिथियां हैं वो अलग अलग मिलती हैं, लेकिन ये तिथि जो 1490 है ये अधिकतर जगहों पर देखने को मिलती है। इस वजह से मैंने इस तिथि को रख लिया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी जो सूर्यवंश का संस्थापक था उसके बचपन का नाम क्या था? तो इस शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। इसके पिता कौन हैं और इससे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं उनको भी पूछा जाता है। तो इसके पिता का नाम था हसन खां मेवाती। ये जो आपका बिहार दिख रहा है ना, बिहार में एक सासाराम में रक्तासपुर जागीर थी। सासाराम में रक्तासपुर जागीर के स्वामी थे कौन? हसन खां मेवाती, और इन्हीं के लड़के का नाम था फरीद, और यही बाद में शेरशाह सूरी के नाम से दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना किया था। तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां मेवाती था जो बिहार में सासाराम में रक्तासपुर में ये जागीर के स्वामी हुआ करते थे। अगर अब देखें तो ये शेरशाह सूरी से संबंधित जो जानकारियाँ मिलती हैं, तो शेरशाह सूरी के जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? अब्बास खां सखानी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है तारीख़ शेरशाही। इसी तारीख़ शेरशाही को अकबर तोहफ़ा-ए-अकबर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से जानते रहिए कि शेरशाह सूरी के बारे में जो कुछ भी जानकारी मिलती है उस जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तारीख़ शेरशाही नामक पुस्तक है, उसी से मिलता है। और ये तारीख़ शेरशाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अब्बास खां सखानी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? तो अब्बास खां सखानी अकबर के शासनकाल के दौरान ये पुस्तक लिखे थे। और इतिहास में शेरशाह सूरी यानी सूर्यवंश को इतिहास में स्थान दिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये देखिए, सूर्यवंश जो है ना, ये एक छोटे से समय के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए, 15 वर्ष के लिए केवल शासन सत्ता में आया था।
तो 15 वर्ष के इतिहास को इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस 15 वर्ष के इतिहास में 5 वर्ष का इतिहास जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा शासन किया गया था 1540 से 1545, ये ऐतिहासिक था। इस समय बहुत अच्छे ढंग से प्रशासनिक सुधार किया गया था, इस वजह से इसको इतिहास में सम्मिलित किया गया है ना। और इतिहास में उचित स्थान दिलाने का जो श्रेय जिसको जाता है वो कालिका रंजन को जाता है। तो कालिका रंजन ने क्या किया, सूरवंश को इतिहास में स्थान दिलाया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए, ये जो शेरशाह सूरी था ना, ये अपने पिता की जागीर से ही प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। जो शेरशाह सूरी है, इसके पिता हसन खां मेवाती, इनकी 4 पत्नियां थीं। जो पहली पत्नी थी, उस पत्नी से उत्पन्न हुए थे ये फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से शासन किए। तो फरीद ये हसन खां मेवाती के पहली पत्नी के लड़के थे और इस फरीद की माता का निधन हो गया था। तो फरीद की जो सबसे छोटी माता थी, है ना, उसका जो व्यवहार था वो कर्कश था। कर्कश व्यवहार के कारण ही कुछ दिन तक ये फरीद जो शेरशाह सूरी थे, है ना, वो अपने पिता के जागीर में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, माता के कर्कश व्यवहार के कारण, इनकी बीमाता थी, सौतेली माता थी, तो बीमाता के कर्कश व्यवहार के कारण ये अपने पिता की जागीर को छोड़ करके चले गए और जा करके कहाँ गए, के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। जब ये पिता की जागीर को छोड़ करके बिहार में ही एक बहार खां लोहानी नाम का शासक था, उसके यहाँ चले जाते हैं, वहाँ नौकरी कर लेते हैं। तो नौकरी के रूप में क्या करते हैं, बहार खां लोहानी का एक लड़का होता है जलाल खां, और उस जलाल खां के ये क्या बनते हैं, संरक्षक बनते हैं। कहा जाता है कि जब ये संरक्षक के पद पर थे, उसी दौरान एक बार इन्होंने शेर से बचाते हुए अपने तलवार की एक ही धार से शेर को मार गिराया था। इस वजह से ये बहार खां लोहानी बहुत खुश होता है और उस फरीद को शेर खां की उपाधि देता है। जब ये शेर खां की उपाधि प्राप्त किए, देखिए यहाँ पर 2 कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि निहत्थे ही फरीद ने शेर का मुकाबला किया और शेर को मार गिराया, और दूसरी कहानी ये है कि उन्होंने तलवार का एक ही प्रहार किया और एक ही प्रहार में उस शेर को मार गिराया। तो इस तरह से 2 कहानियां हैं। कुछ भी हो, लेकिन शेर खां इसको उपाधि मिल जाती है ना। अब देखिए, बहार खां लोहानी बाद में मोहम्मद शाह के नाम से दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है। इतना सारा कुछ होने के बाद जब ये शेर खां की उपाधि पाता है, उसके बाद क्या है, बहार खां लोहानी ने अपने आप को शासक घोषित किया और नाम बदल करके मोहम्मद शाह के नाम से शासक घोषित कर दिया दक्षिण बिहार का। अब जब ये एक कहने का मतलब ये है कि ये जो बहार खां लोहानी था, जब शासक अपने आप को घोषित करता है, तो उस समय इस बहार खां लोहानी के को कान भरा जाता है। इसका कान भरा जाता है कि ये जो जिसको आपने क्या दिया, शेर खां नाम की उपाधि दी है, यानी जो ये फरीद है जिसको शेर खां की उपाधि दी है, ये आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, आपकी शासन सत्ता को हड़प सकता है। इस तरह की तमाम बातें होने लगती हैं। तो वहीं पर क्या है कि ये जो फरीद था, जो शेर खां बन चुका था, उपाधि पा चुका था, वो इसके मोहम्मद शाह यानी बहार खां लोहानी यानी मोहम्मद शाह, इसके साम्राज्य को छोड़ करके वो चला जाता है। और चला कहाँ जाता है, चला जाता है शेर खां चला जाता है मुग़ल सेना में। मुग़ल सेना में उस समय वो क्या था, बाबर शासन कर रहा था दिल्ली में, और जब दिल्ली में वो शासन कर रहा था तो वो चंदेरी के युद्ध की तैयारियां कर रहा था। चंदेरी के युद्ध की तैयारियों के बीच उसको सेना की आवश्यकता थी और सेनाओं की भर्ती हो रही थी। उसी में जा कर के ये शेर खां जा करके भर्ती हो जाता है और भर्ती होता है, वहाँ से वह युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। तो देखिए, प्रशासनिक अनुभव जो प्राप्त किया अपने पिता की जागीर से प्राप्त किया, लेकिन युद्ध में कौशल जो दिखाना होता है, युद्ध का जो प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, उसको कहाँ से प्राप्त करता है, मुग़लों की सेना में जाकर जब वो भर्ती होता है और चंदेरी के युद्ध की तैयारी होती है, उसी समय उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और उस समय वह
एक योद्धा की तरह प्रशिक्षण प्राप्त करता है और एक योग्य योद्धा बन जाता है ना। और चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से सेना में था, तो उसी समय इस फरीद ने एक उक्ति कही थी जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसने चंदेरी के युद्ध के बाद कहा कि अगर भाग्य मेरा साथ दिया और सौभाग्य मेरा मित्र रहा, अगर भाग्य मेरा साथ दिया, सौभाग्य मेरा मित्र रहा, तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से खदेड़ कर रहूँगा। तो ये जो कथन है ये कहा गया है किसके द्वारा? यही फरीद जो शेर खां की उपाधि प्राप्त किया था, बाद में शेर शाह सूरी के नाम से शासन करेगा, उसी के द्वारा ये उक्त कहा गया था। कब? जब बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ा और चंदेरी के युद्ध के बाद इस शेर खां ने ये युक्ति कही। अब देखिए, जब ये चंदेरी का युद्ध लड़ लेता है, उस प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ से निकल करके पुनः आ जाता है वहीं जहाँ से ये भागा था, है ना। यानी बहार खां लोहानी जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक बन चुका था, उसी के यहाँ पुनः आ जाता है और वापस आकर के पुनः उसके लड़के जलाल खां का ये संरक्षक बन जाता है। जब ये संरक्षक बन जाता है तो एक सौभाग्य की घटना घटती है ना। ये बहार खां लोहानी जो था, जिसको मोहम्मद शाह कहा जाता है, ये मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। जब ये वापस आया, वापस आने के कुछ ही महीनों के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। और जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो इस फरीद ने, जो शेर खां बन चुका था, शेर शाह सूरी के नाम से शासन करेगा, इसको एक मौका ये मिला कि इसने इस मोहम्मद शाह की पत्नी दूदू बेगम से क्या किया? विवाह कर लिया। अब जब शासक मर गया, शासक की पत्नी से इसने विवाह कर लिया, तो शासन सत्ता इसके हाथ में, इसके कंट्रोल में आ गई। तो जो जलाल खां था उसका संरक्षक भी है और प्रधान शासक के रूप में ये शेर शाह सूरी नियुक्त हो जाता है दूदू बेगम से विवाह करके। अब फिर इसके सौभाग्य में एक घटना और घटती है कि जो चुनार का किलेदार ताज खां था, उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर चुनार का किला था, चुनार के किले का जो किलेदार था उसका नाम था ताज खां। तो ताज खां की मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर जा कर के उसने ताज खां की पत्नी, विधवा हो चुकी थी, लाड बेगम, उनसे वो विवाह कर लिया। इस तरह से वो दो विधवाओं से विवाह किया। एक तो बिहार में बहार खां लोहानी और यहाँ पर किलेदार, चुनार के किलेदार ताज खां से ये विवाह, ताज खां की पत्नी लाड बेगम से विवाह करके इन दोनों क्षेत्रों को ये अपने अधिकार में ले लेता है और इनको अपने अधिकार में ले लेता है। उसके बाद शासक, तब तक देखिए यहाँ पर ये दोनों क्षेत्र प्राप्त कर लेता है। तब तक यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली का जो शासक था जिसका नाम था बाबर, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसका लड़का हुमायूं शासक बनता है। और हुमायूं जब शासक बनता है तो हुमायूं इधर अभियान करता है। जब इधर अभियान करता है तो इधर कौन है? शेर शाह, ये फरीद जो शेर खां था, है ना, वो इधर शासन कर रहा होता है। और यहीं पर आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, ये तो मैंने बिहार और अवध का क्षेत्र दिखाया है। यहीं से ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा अवध वाला है और ये पूरा बिहार है। और इधर जो क्षेत्र था वो बंगाल था और बंगाल में जो शासक के रूप में था, है ना, वो शासक के रूप में महमूद लोदी था। कौन था? महमूद लोदी था। ये महमूद लोदी ये वही शासक है जो घाघरा का युद्ध बाबर से लड़ा था। महमूद लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उनका ये भाई था और घाघरा का युद्ध ये लड़ा था बाबर से। और बाबर इसको पराजित तो किया था लेकिन इसको मार नहीं पाया था। तो ये महमूद लोदी इस बंगाल में आकर के शासन कर रहा था। तो यहाँ से घटना होता है कि ये हुमायूं इसी महमूद लोदी को, जो घाघरा के युद्ध में पराजित हुआ था, इसी पर ये अभियान करता है। और जब ये अभियान करता है तो महमूद लोदी का साथ देने के लिए शेर खां जो इतने बड़े क्षेत्र का मालिक बन चुका था, उसने इस महमूद लोदी का साथ दिया। तो इधर से हुमायूं आया और इधर से महमूद लोदी आया। दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, दोहरिया का युद्ध।
है ना। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है कि हुमायूं से संघर्ष, यानी जो शेर शाह सूरी है उसका हुमायूं से कहाँ कहाँ संघर्ष हुआ है। तो दौहरिया के युद्ध में, जो कि 1532 ईस्वी में दौहरिया का युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं का शेर खां से संघर्ष होता है। कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। इधर से महमूद लोदी और उसका सहयोगी कौन है, शेर खां, है ना, शेर खां। अब इधर से हुमायूं आया, दौहरिया नामक स्थान पर युद्ध होता है, महमूद लोदी पराजित हो जाता है। लेकिन ज्यों ही ये महमूद लोदी पराजित होता है, शेर खां वहाँ से भाग निकलता है और भाग निकल करके ये आता है यहाँ पर, जो अभी जल्द ही उसने चुनार के किलेदार, है ना, ताज खां की बेगम जो थी लाड बेगम, उनसे जो विवाह किया था, तो इसी किले में आकर के छुप जाता है। तो दौहरिया के युद्ध में महमूद लोदी तो पराजित हुआ, लेकिन शेर खां वहाँ से निकल करके आता है और इस किले में, चुनार के किले में छुप जाता है। लेकिन हुमायूं आगे बढ़ करके 1532 ईस्वी में ही चुनार के किले को घेर लेता है, और जब घेर लेता है तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, है ना, शेर खां था उस समय, तो हुमायूं और शेर शाह के बीच क्या होता है, संधि होती है। इस संधि में शेर शाह सूरी ने, तब देखिए इस समय मैं शेर शाह सूरी भले ही नाम प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन उस समय शेर शाह सूरी ये नहीं बना था, है ना। उस समय ये शेर खां के नाम से ही जाना जाता था, या फरीद के नाम से ही जाना जाता था। तो ये हुमायूं और शेर खां के बीच क्या होती है, संधि होती है। शेर खां ने बहुत सारी संपत्ति दी, है ना, कहा जाता है लगभग 10 लाख की संपत्ति दिया हुमायूं को, और अपने लड़के कुतुब खां को दे दिया। यानी शेर खां ने 10 लाख की संपत्ति हुमायूं को दी, और अपने पुत्र को कुतुब खां, इसके पुत्र का नाम था कुतुब खां, उसको भी दिया सेवा के रूप में कि ले जाओ, इससे आप सेवा का कार्य करवाइए। तो इस तरह से संधि करके ये वहाँ से शेर खां बच निकलता है, और आगे फिर जब ये हुमायूं वापस दिल्ली चला आता है, तो हुमायूं इधर के अभियान में लग जाता है। उस समय ये जो शेर खां था, है ना, जो संधि करके छुट्टी पा चुका था, वो क्या करता है, इस बिहार वाले क्षेत्र में आक्रमण करता है और सूरजगढ़ का युद्ध लड़ता है। सूरजगढ़ के युद्ध में ये शेर खां विजयी हो जाता है, और ये जो क्षेत्र था इधर बंगाल वाला क्षेत्र, इस बंगाल वाले क्षेत्र को जीत लेता है। अतः अब जब ये हुमायूं इधर संघर्ष कर रहा था, उस समय शेर खां अपनी शक्ति को बढ़ा करके ये अवध, बिहार से बढ़ा करके बंगाल को भी अपना क्षेत्र बना लिया। यानी एक बड़ा मतलब कुछ न तो कुछ अपनी शासन सत्ता को इसने विस्तृत कर लिया, और अब इसके पास जो ताकत थी वो दुगनी हो चुकी थी। अब आगे होता है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में देखिए, जब हुमायूं यहाँ से वापस आता है तो वो देखता है कि इस क्षेत्र में ये शेर खां काफ़ी ताकतवर हो चुका है और वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। तो उसने क्या किया, अभियान चलाया। चौसा के युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में। आगे बढ़ करके यहाँ चौसा का युद्ध होता है और शेर शाह सूरी उस युद्ध में विजयी हो जाता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। ये पहला मौका था जब शेर खां हुमायूं पर विजय प्राप्त किया। तो शेर खां हुमायूं पर विजय प्राप्त कर लेता है और शेर खां जब विजयी हो जाता है तो वहीं पर इसने शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि शेर खां पहले क्या था, फरीद था, बचपन का नाम फरीद था। शेर खां कब बना, जब बहार खां लोहानी ने इसको उपाधि दी तब शेर खां बना। और शेर शाह सूरी कब बना, जब ये चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं को पराजित किया और तब इसने क्या किया, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है। हार करके ये भागता है अपनी जान बचाते हुए। तो निजाम शाह नामक एक भिश्ती नदी को पार कराने में इसकी मदद करता है। इस तरह से हुमायूं किसी तरह से बचा करके दिल्ली वापस आ जाता है। पुनः अगले साल कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो जाता है। यहीं से हुमायूं पुनः अभियान करता है। एक बार हार करके वापस आया था किसी तरह से बच करके। पुनः अगले साल 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में
है ना। और जब 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, इस युद्ध में भी ये शेर शाह सूरी विजयी हो जाता है, हुमायूं पराजित हो जाता है। और इस युद्ध में हुमायूं इस तरह से पराजित हुआ कि इसकी सारी सेना जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई, बिखर गई। इसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं बची जिससे यह अपनी रक्षा कर सके। इसलिए ये इस यहाँ पर हारा है और हार करके यहाँ पश्चिमोत्तर में चला गया, जहाँ पर आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बसे हुए हैं, वहीं पर उसी क्षेत्र में चला गया। और वहाँ पर जा कर के लगभग वो 4 वर्षों तक बिताता है और बाद में फिर वहाँ से कहाँ चला जाता है, ईरान चला जाता है। तो इस हुमायूं से संबंधित वीडियो को मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर हुमायूं से संबंधित जितनी भी कथा कहानी है ना, पॉइंट हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमको मुख्य रूप से फोकस करना है शेर शाह सूरी के शासनकाल पर। जब हुमायूं इधर चला जाता है तो ये एक अवसर मिलता है शेर शाह सूरी को कि वह यहाँ दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर ले। तो शेर शाह सूरी आगे बढ़ कर के दिल्ली और आगरा पर अधिकार करता है। अधिकार करके वो 1540 से 1555 तक इसका वंश चलता है और ये खुद 5 वर्ष तक यहाँ पर शासन करता है। तो अधिकार करके वहाँ पर ये स्थापित करता है सूरवंश, और सूरवंश स्थापित करता है जो कि 1540 से 1555 तक ये सूरवंश इतिहास में देखने को मिलता है। अब देखिए, जब शेर शाह सूरी ने साम्राज्य को स्थापित कर लिया, सूरवंश स्थापित कर लिया, अब इसने शासन करना शुरू किया। तो शासन करने के दौरान इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, अब यहाँ पर देखिए, इसी क्षेत्र में हुमायूं आया था और हुमायूं के प्रभाव से यहाँ पर गख्खर जाति के लोगों ने विद्रोह किया। और जब गख्खर जाति के लोगों ने यहाँ पर विद्रोह किया तो ये शेर शाह ने यहीं से अभियान चलाया और गख्खर जाति के लोगों का विद्रोह शांत करवाया। और 1540 में इस क्षेत्र में हुमायूं आया। 1541 ईस्वी में यहाँ पर क्या किया, गख्खर जातियों द्वारा विद्रोह उत्पन्न करवाया, है ना। तो गख्खर जाति पर जो गख्खर जाति ने जो विद्रोह उत्पन्न किया था, उस विद्रोह को ये शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में दबा दिया। और 1541 ईस्वी में ही बंगाल विद्रोह हो गया, क्योंकि इसी क्षेत्र में शेर खां शासन करता था और अब ये शेर खां दिल्ली को भी प्राप्त कर लिया था। अतः यहाँ पर शासन, यहाँ पर जो ये शेर खां रह रहा था उसको छोड़ करके अब वो दिल्ली में रहने लगा। तो इस बंगाल वाले क्षेत्र में लोगों ने विद्रोह करके इसे स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, लेकिन इस शेर शाह सूरी ने बंगाल विद्रोहियों का दमन किया और 1541 ईस्वी में इसका भी दमन कर दिया। तो 1541 ईस्वी में गख्खर जाति और बंगाल विद्रोह दोनों को इसने क्या किया, शांत करा दिया। अब आगे चढ़ करके मालवा पर इसने अभियान चलाया। शेर शाह सूरी ने मालवा पर अभियान चलाया, मालवा आत्मसमर्पण कर गया। इस तरह से गख्खर, बंगाल और मालवा वाले क्षेत्र को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब उसका आगे मुकाबला था रायसीन पर, है ना। रायसीन पर इसने अभियान चलाया 1543 ईस्वी में। और रायसीन पर जो शासन कर रहे थे वो राजा पूरनमल थे। और राजा पूरनमल, देखिए, जब इसने अभियान किया तो राजा पूरनमल उनका अपना जो किला था उस किले में वो ठहरे थे। अब किले को शेर शाह सूरी ने घेर लिया। कहा जाता है बहुत दिनों तक शेर शाह सूरी ने उस किले को घेर कर रखा। राजा पूरनमल बाहर नहीं निकले, न युद्ध हो रहा था न संधि हो रही थी। तो बाद में एक संधि पत्र तैयार किया गया, और जब संधि पत्र तैयार किया गया तो राजा पूरनमल संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं थे। लेकिन उस समय ये शेर खां जो था वो कुरान पर कसम खाया। ये संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि ये शेर खां धोखा जरूर देगा, तो इस वजह से वो संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे। लेकिन ये शेर खां यानी शेर शाह सूरी ने कुरान पर हाथ रख करके कसम खाई, है ना, कि संधि हो जाएगी तो हम राजा पूरनमल के परिवार पर आक्रमण नहीं करेंगे, इनको मारेंगे नहीं, है ना। केवल संधि के तौर पर मैं क्या करूँगा, किले को ले लूँगा, बाकी सब कुछ है राजा पूरनमल के साथ ही रहेगा। इस तरह की संधि हुई, लेकिन संधि हो जाती है और ये कसम खाता है तो संधि हो जाती है। राजा पूरनमल अपने परिवार को लेकर के इस
किले से बाहर आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब किले से बाहर आते हैं तो शेर खां ने अपने कसम को तोड़ दिया और इन पर टूट पड़े, है ना, और इन पर टूट पड़े। राजा पूरनमल ये बड़ी वीरता से युद्ध किए, लेकिन फिर भी इनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ऐसा शेरशाह सूरी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया, तो इतिहास में एक दाग के रूप में इसके ऊपर ये देखा जाता है। अब देख, अगला अभियान इसने मारवाड़ पर किया, है ना। यहाँ पर भी मारवाड़ पर जब इसने अभियान किया, यहाँ पर भी इसने एक चाल चली। इसने चाल ये चली कि ये अपनी तरफ से, शेरशाह सूरी ने अपनी तरफ से एक पत्र तैयार करवाया और उसमें ये लिखवाया कि अगर ये शेरशाह सूरी और मारवाड़ के शासक राजा मालदेव दोनों के बीच अगर युद्ध होता है तो उस युद्ध में हम लोग क्या करेंगे, राजा मालदेव को आत्मसमर्पण की सलाह देंगे, यानी सहयोग नहीं देंगे। इस तरह से एक पत्र तैयार करवाया, है ना। और वो पत्र किसने लिखा है, इसमें इसके सेनापति, इनके जो मुख्य रूप से इनके सलाहकार वगैरह थे, उनका नाम था जयंता और कुंफा, जो क्षत्रिय थे, है ना, सेना में सेनानायक के रूप में थे, उनका नाम उसमें दर्ज करवाया। अतः ये राजा मालदेव जब इसको प्राप्त करते हैं तो उनको लगता है कि मेरे ही सेनापति का ये विचार है कि अगर शेरशाह सूरी से मुकाबला होता है तो उसमें राजा मालदेव को आत्मसमर्पण की सलाह दिया जाएगा या फिर राजा मालदेव का साथ नहीं दिया जाएगा। इस तरह से इनको अपने ही सेनापति ये जयंता और कुंफा पर आत्मविश्वास नहीं रहता है, और जब विश्वास नहीं रहता है तो बाद में क्या होता है कि जयंता और कुंफा को पता चलता है कि शासक को इस तरह का कुछ भ्रम हो चुका है, जिस वजह से वो हम लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उन दोनों लोगों ने अपने क्षत्रियता को साबित करने के लिए, है ना, उन दोनों ने क्षत्रियता को साबित करने के लिए शेरशाह सूरी के विरुद्ध अभियान किया और युद्ध लड़ा, है ना। तो वही युद्ध था मारवाड़ का युद्ध, जिसमें वो दोनों ही जयंता और कुंफा अपने क्षत्रियता को प्रदर्शित करते हुए या उसको साबित करते हुए वो युद्ध में पराजित होते हैं और मारे जाते हैं। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने जो अगला अभियान किया वो कलिंजर पर किया, और जब कलिंजर पर किया तो वहाँ पर इसको कलिंजर का युद्ध कहा गया, है ना। इसने कलिंजर पर अभियान किया। कलिंजर का शासक कलिंजर किले में छुपा बैठा था, वो बाहर नहीं निकल रहा था, और इस शेरशाह सूरी की सेना ने कलिंजर किले को घेर रखा था। उस समय कहा जाता है जब शासक बाहर नहीं निकला तो शेरशाह सूरी ने आग्नेयास्त्र से बारूद का गोला फेंक करके उस किले को तोड़ने का आदेश दिया, और उसी समय एक गोला दीवार से टकरा करके वापस आता है, और जहाँ पर शेरशाह सूरी खड़ा था उसी के आसपास ये गोला फट जाता है, और जब फट जाता है तो शेरशाह सूरी घायल हो जाता है ना, और घायल हो जाता है। बाद में ये कलिंजर का युद्ध जीत भी लेता है और जीत लेता है, लेकिन इस युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाया जा रहा था, उसी उक्का नामक आग्नेय अस्त्र से जो गोला फेंका गया, उसी गोले से वापस वही गोला वापस टकरा करके आया था, उसी से इसकी मृत्यु हुई थी। आगे शेरशाह सूरी का जब मृत्यु हो जाता है, इसके बाद इसके वंशजों ने क्या किया, क्या शासन काल रहा, इस चीज़ को भी आइए समझते हैं। चलिए अब देखते हैं शेरशाह सूरी के बाद जो शासक बना वो कौन बना। पहले तो ये जान लीजिए कि शेरशाह सूरी जब मर गया तो उसको दफनाया कहाँ गया। तो शेरशाह सूरी जब जिंदा था ना, तभी उसने अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। सासाराम झील के बीचों बीच जो ऊंचा टीला है, उसी टीले पर उसने अपने मकबरे का निर्माण अपने जीवित रहते ही करवाया था। मरने के बाद लोगों ने उसको वहीं पर दफनाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। सासाराम में झील के बीचों बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। अब देखिए शेरशाह सूरी के बाद शासक कौन बना। तो शेरशाह सूरी के दो लड़के थे, एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम था जलाल खां। तो वो जो जलाल खां नाम था वो छोटा लड़का था, और वही छोटा लड़का इस्लाम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए इस्लाम शाह छोटा था, फिर कैसे शासक बन गया, क्योंकि शेरशाह सूरी के मरने के बाद जो सरदार लोग थे
अफगान सरदार लोग थे वो लोग इसके बड़े पुत्र आदिल खां को पसंद नहीं किए, इस्लाम शाह को पसंद किए, तो इस्लाम शाह को इन्होंने सिंहासन पर बैठाया। अब इस्लाम शाह 1545 में शासक बना है और 1553 ईस्वी तक शासन किया है। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है वो क्या किया गया है कि इस्लाम शाह शुरू में जब ये शासक बना तो इसने पश्चिमोत्तर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 5 किलों का निर्माण करवाया। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है इस क्षेत्र से आक्रमण का भय था, क्योंकि हुमायूं के आने का सुनगुन मिला था। इसी वजह से इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर 5-5 किलों का निर्माण किसने करवाया? ये इस्लाम शाह ने करवाया था। और इसके शासनकाल के दौरान हुमायूं का आक्रमण भी होता है, लेकिन इस्लाम शाह उसके आक्रमण को विफल कर देता है। अतः हुमायूं इस्लाम शाह द्वारा पराजित कर दिया जाता है और इसने यहाँ 5 किलो का निर्माण करवाया। उसके बाद क्या किया ना कि कानून बना करके धर्म को राजनीति से अलग करने का प्रयास किया, है ना। केवल मात्र प्रयास ही किया था कि दिल्ली के सरदार जो कि इसको शासक बनाए थे वही सरदार अब इस कानून के बन जाने की वजह से नाराज हो जाते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ये भी कम नहीं था, बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही खूंखार टाइप का ये शासक था। इसने भी उन सरदारों, अमीर सरदारों का दमन करने के लिए जो कानून, जो नियम, जो पद्धतियाँ अपनाई वो पद्धतियाँ ऐसी थी कि विद्रोह का उसने दमन किया, है ना। उन पद्धतियों से उसने विद्रोह का दमन किया और दमन करने के बाद सरदारों को अपने तलवार के नोक पर इतना भयभीत कर दिया कि ये सरदार जो अमीर सरदार थे, कहा जाता है कि इसके जूते तक को सलाम करने लगे थे। लेकिन बाद के समय में इसको एक बीमारी हो जाती है और उसी बीमारी से ग्रसित होकर के वह 1553 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से इस्लाम शाह जो एक बहुत ही काबिल और योग्य शासक बनने की दिशा में बहुत तीव्रता से बढ़ रहा था, उसका छोटा सा कार्यकाल रह पाता है, बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस इस्लाम शाह के लड़के फिरोज शाह को शासक बनाया जाता है। जब फिरोज शाह शासक बनता है ना तो 1553 ईस्वी में इस इस्लाम शाह की मृत्यु हुई और 1553 ईस्वी में ये शासक भी बना, लेकिन 3 दिन तक ही शासन कर पाता है कि इस फिरोज शाह के मामा जो थे, है ना, मुबारिज खां, इसके मामा मुबारिज खां थे और जो मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण किए थे, इसने इस फिरोज शाह की हत्या कर दी। मात्र 3 दिन तक शासन कर पाया, इसके मामा ने इसकी हत्या कर दी और मोहम्मद आदिल शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर लिया। लेकिन दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस समय दिल्ली के जो अमीर सरदार थे उनका बोलबाला कुछ ज़्यादा हो चुका था। अब इन दिल्ली के सरदारों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह कर दिया तो दिल्ली की शासन सत्ता को छोड़ करके ये इस आदिल शाह को भागना पड़ा। और ये भाग गया कहाँ? इधर चुनार का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है, चुनार बिहार वाले क्षेत्र में ये चला गया और वहीं पर शासन सत्ता को संचालित करने लगा। और जिन अफगान सरदारों ने विद्रोह किया था उन अफगान सरदारों में से एक सरदार था जिसका नाम था सिकंदर शाह। वह प्रबल शासक था, बहुत योग्य था। उसने क्या किया? दिल्ली, आगरा और पंजाब वाले क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अधिकार क्षेत्र में ले करके वहाँ पर शासन ये करने लगा। कौन? सिकंदर शाह। जब ये दिल्ली के सिंहासन पर सिकंदर शाह मौजूद था, है ना, सिकंदर शाह शासन कर रहा था, उसी समय हुमायूं का पुनः आक्रमण होता है। एक बार इस्लाम शाह के शासनकाल में हुमायूं का आक्रमण हुआ, लेकिन हुमायूं विफल हो जाता है। लेकिन अब सिकंदर शाह यहाँ पर है, हुमायूं का पुनः आक्रमण होता है और हुमायूं का आक्रमण होता है। आप जानते हैं कि सरहिंद के युद्ध में सिकंदर शाह पराजित हो जाता है। यही सिकंदर शाह जो दिल्ली में है, सिकंदर शाह पराजित हो जाता है और इस तरह से हुमायूं अपने शासन सत्ता को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाता है। यहीं पर दोबारा से जो स्थापित हुआ था ये अफगान शासन सत्ता, वो अफगान सत्ता जो दोबारा स्थापित हुई थी सूर साम्राज्य के रूप में, इसका अंत हो जाता है। अब यहीं से मुग़लों का शासनकाल पुनः शुरू होता है। तो आगे जो मुग़ल शासक बने हैं, जैसे कि अकबर बना है इसके बाद, तो उसका वीडियो तो हम लेकर के आएंगे। लेकिन इस सूर साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक था
शेरशाह सूरी, उसका प्रशासनिक सुधार बहुत ही ज़बरदस्त था और इसी प्रशासनिक सुधार की वजह से इस सूरवंश को इतिहास में भी सम्मिलित किया गया है। तो आइए शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ से जितना पॉइंट मैंने लिखा है ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। तो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे। देखिए, शेरशाह सूरी को वास्तव में प्रशासनिक सुधार हेतु ही जाना जाता है इतिहास में, है ना। और इस शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि शेरशाह सूरी ने जिन प्रशासनिक सुधारों को किया, इन्हीं प्रशासनिक सुधारों के नकल के बल पर ही अकबर एक महान शासक बनता है। ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक सुधार किए, इसी के नक्शे कदम पर चल करके बाद में जो जितने भी मुग़ल शासक आए उन लोगों ने प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। इसी वजह से वो इतने काबिल और योग्य प्रशासन को संचालित करने में सक्षम माने जाते हैं। तो अकबर का पूर्वगामी किस शासक को माना जाता है? तो अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी को माना जाता है और शेरशाह सूरी के ही नक्शे कदम पर चल करके या शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों को नकल करके अकबर एक महान शासक बना था। अब देखिए, शेरशाह सूरी की जो लगान व्यवस्था थी वो कैसी थी? लगान व्यवस्था इसकी जब्त प्रणाली पर आधारित थी। जब्त प्रणाली क्या होती है? पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, जब्त प्रणाली क्या होती है। लगान व्यवस्था, लगान लेने के लिए भूमि का माप करके भूमि कितना किसके पास है, जिस औसत में जिसके पास है, जिस अनुपात में जिसके पास है, उसी अनुपात में उससे कर लिया जाता था। ऐसा नहीं था पहले के समय में। क्या होता था कि भूमि बराबर ना बांट करके, जैसे कम या ज़्यादा मात्रा में भूमि लोगों के पास होती थी, लेकिन कर लोगों से बराबर लिया जाता था। हमारे पास बहुत थोड़ी भूमि है, मैं बहुत कम भूमि पर खेती करता हूँ और एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा भूमि पर खेती करता है, लेकिन कर जब देना पड़ता था तो दोनों को समान देना पड़ता था। तो इसने इसमें सुधार किया। उसने क्या किया? जब्त प्रणाली को लाया, अर्थात भूमि को माप करके उसके आधार पर कर वसूलने की पद्धति की शुरुआत की, है ना। जब्त प्रणाली के साथ साथ इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी व्यवस्थित करवाया, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इस चीज़ को भी पहले समझ लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम भूमि, मध्यम भूमि, निम्न भूमि। जैसे कुछ भूमि ऐसी होती है जो बहुत उत्तम कोटि की होती है, वहाँ पर खेती करके अनाज उत्पादन करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है। कुछ भूमि ऐसी होती है जहाँ पर फसलें जो उपजती हैं वो मीडियम क्वालिटी की होती हैं, वहाँ पर उत्पादन मीडियम का होता है। और कुछ भूमि ऐसी होती है जो बहुत बेकार किस्म की होती है, वहाँ पर उत्पादन बहुत कम होता है। तो ऐसी दशा में जिसके पास ज़्यादा उपजाऊ भूमि है उससे ज़्यादा कर, और जिसके पास अनुपजाऊ भूमि है उससे कम कर लेने की व्यवस्था को इसने प्रचलित किया। पहले के समय में ये नहीं था, है ना। चाहे भूमि आपके पास उपजाऊ हो चाहे अनुपजाऊ हो, कर सब लोगों को बराबर देना पड़ता था। तो इसने इस व्यवस्था में सुधार किया, है ना। एक तो क्या किया, जब्त प्रणाली मतलब भूमि को माप करके उसके हिसाब से कर वसूली करना, और दूसरा उत्तम, मध्यम और निम्न प्रकार की भूमि में बांट करके कौन सी भूमि उपजाऊ ज़्यादा है, कौन सी कम है, उसके आधार पर कम या ज़्यादा वो कर के रूप में वसूल करना। इन पद्धतियों में इसने सुधार किया, है ना। और इस भूमि मापन की प्रक्रिया में इसने सिकंदरी गज का उपयोग किया, जिसमें 32 अंक होते थे। 32 अंक का मतलब है यहाँ पर 32 इंच से, है ना। और सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो शेरशाह सूरी ने भूमि मापन के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया था? तो सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, जिसमें 32 अंक होते थे या 32 इंच होता था। साथ ही साथ इसके साथ सन की डंडी का भी इसने प्रयोग किया था। अब देखिए, शेरसूर नामक नगर इसके द्वारा बसाया गया था। शेरसूर नगर, जहाँ पर ये जो रोहतासगढ़ का किला है
और कन्नौज का क्षेत्र है, रोहतासगढ़ का किला और कन्नौज वाले क्षेत्र में इसने शेरसूर नामक नगर बसाया था। रोहतासगढ़ दुर्ग और कन्नौज वाले क्षेत्र में इसने शेरसूर नामक नगर बसाया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसके द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। 1541 में जब शेरशाह सूरी शासक 40 में बना था, 1540 में शासक बना था और 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया था। आप जानते हैं कि ये पाटलिपुत्र जो था, है ना, पाटलिपुत्र ये पटना को ही कहा जाता था। बिहार की राजधानी है ना, आज के डेट में पटना, उसी को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। उसका इसने पुनर्निर्माण करवाया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने बसाया है, तो इसको शेरशाह सूरी ने बसाया है। बहुत प्राचीन समय में ये पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा स्थापित बनवाया गया था, यहाँ पर, है ना, शहर बसाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र किसके द्वारा बसाया गया था, तो उदयन के द्वारा बसाया गया था। और इसी पाटलिपुत्र को पटना नाम से किसने बसाया, तो शेरशाह सूरी ने इसको 1541 ईस्वी में बसाया था। इस शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया। ये जीटी रोड प्राचीन काल के शासक अशोक के शासन काल में इस रोड का निर्माण हुआ था। इसी रोड का इसने पुनर्निर्माण करवाया। कोलकाता से लेकर के पाकिस्तान में जो पेशावर है, कोलकाता से पेशावर के बीच का यह कोलकाता से पेशावर तक का यह रोड है, जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। उसी का इसने क्या किया, पुनर्निर्माण करवाया था। और इस शेरशाह सूरी के समकालीन जो माने जाते हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके द्वारा पद्मावत नामक पुस्तक लिखी गई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से ये भी आप नोट करिए कि चांदी का जो टका होता था उस पे रुपया शब्द अंकित करवाने वाला जो शासक था वो कौन था, ये शेरशाह सूरी ही था। चांदी के टका पर रुपया शब्द अंकित करवाने वाला शासक कौन है, वो शेरशाह सूरी है। एक पॉइंट यहाँ से और नोट कर लीजिए कि डाक व्यवस्था को प्रचलित करने वाला शासक कौन है। डाक व्यवस्था को प्रचलित करने वाला शासक कौन है, यही है। इसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में डाक व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया, है ना, जिसके आधार पर घुड़सवारों द्वारा, जैसे डाक पत्राचार को आसान बनाने के उद्देश्य से एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए घोड़े पर सवार लोग इसको ले जाते थे और घोड़े पर सवार होकर के वो काफ़ी तीव्र गति से यहाँ की सूचना को, कलकत्ता की सूचना को दिल्ली तक पहुँचाने में 2 दिन का 3 दिन का समय लगता था। इतने में ये यहाँ से यहाँ तक की सूचना को पहुँचा देते थे। तो इस तरह से इसने डाक व्यवस्था को क्या किया, बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचलित करवाया। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि शेरशाह सूरी से इम्पोर्टेंट थे, आप लोगों को हमने बता दिया। आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करिए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।